रेखीय बहुपद रेखीय बहुपद, इसमें लिखो, इसमें नहीं है लिखा हुआ, वैसे ही है। वो दो चरों वाला रेखीय वो अलग चीज है, रेखीय बहुपद अलग है, वो समीकरण है। लिखो, वह बहुपद जिसके चर पद की अधिकतम घात, जिसके चर पद की अधिकतम घात एक हो, चर पद की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। रेखीय बहुपद कहलाता है। इसे हम बोर्ड पे देखो, ए एक्स प्लस बी, पी एक्स बहुपद जो है उसे क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखते हैं। यहां ध्यान रखना, ए कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य। यहां ब्रैकेट में लिख दिया करो साइड में कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो होते ही तो अचर बहुपद हो गया है। यह अगली लाइन में, यह एक सरल रेखा को व्यक्त करता है, यह एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, चलो ये इतना ही काम का है। अब आप एक बात बताओ, इसका ग्राफ बना के देखेंगे एक पर्सन में, आप क्या बना के देखोगे, ग्राफ का पर्सन वैसे कभी नहीं देगा कि भाई साहब ये ग्राफ लो और आप ग्राफ बना के बताओ अलग से, क्योंकि ऑप्शन के जो पर्सन आते हैं उनमें ग्राफ आप बना नहीं सकते। तो सिंपली पर्सन पूछ सकता है कि ग्राफ का अगर ज्यामितीय अर्थ में अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन बने ऑप्शन के अनुसार, तो वो सिंपली आपसे पूछ सकता है कि कोई जो है रेखा है वो एक्स 104 बार काटती है, कितनी बार काटती है, तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे, 4। डायग्राम दे दिया जहां 3 बार काटती है तो शून्यांक भी कितने होंगे, 3। सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, अब देखो एक मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, उसका ग्राफ आप बनाओगे। लिखो, क्वेश्चन के रूप में लिख लो, बहुपद टू एक्स प्लस 3 का 2x प्लस 3 का आरेख होगा 2x प्लस 3 का आरेख होगा। तो फिर जब ये देता है तो हम इसको किसके बराबर रखते हैं, y के बराबर। किसके बराबर रख देते हैं, y। तो लिखो y बराबर 2x प्लस 3। अब मैं सिर्फ लाइनें खींच रहा हूं, आपको खुद को समझना है कि किस साइड प्लस होगा और किस साइड माइनस। अब देखो मैं एक बार छोटी से थोड़ा सा बता देता हूं एक बार आपको, क्या ऐसे ही लाइन होती है क्या, अरे हाँ या ना। इधर कौन है x और इधर माइनस x, पक्का। इधर दोनों में माइनस x होगा, इधर क्या होगा प्लस x। ऊपर क्या है और नीचे क्या है माइनस y, हाँ या ना। और आपको अब हमेशा के लिए जैसे ग्राफ या निरूपण में है ये दिमाग में होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये 4 भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, 4। आरेख बाद में बना लेना, पहले इसको सिंपली नोट कर लेना, 3 और 4। मुझे एक बात बताओ, पहला जो अक्षर लिखा जाता है वो किसका होगा, x का। दूसरा उसकी वजह से आए हुए y का, x, और दूसरा किसका, y का। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे लिखते हैं x और y। यहां भी कौन आएगा, x और y। यहां भी कौन आएगा, x और y। यहां भी कौन आएगा, x और y। अब मुझे एक बात बताओ, यहां x प्लस का है, ऊपर है y भी किसका है, तो प्लस का ये होगा और प्लस का ही क्या होगा y। प्लस का x और प्लस का ही y। आप कहो तो प्लस x और प्लस y लिखूं, समझ जाओगे इससे। इधर आए तो माइनस x किसका हो गया, लेकिन y किसका है, इसमें आए नीचे, ये किसका है,
माइनस का एक्स है और माइनस का ही वाई, यहां प्लस का एक्स और माइ। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ही ऋणात्मक होते हैं? तीसरे में। कौन से में? ये छोटे प्रश्न जरूर है, लेकिन ग्राफ के निरूपण में इसके अलावा कोई प्रश्न बनते ही नहीं है। ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसके अंदर दोनों ही धनात्मक होते हैं? पहला। कौन सा? तो ये डायग्राम अलग से बनाओ आप, और बाद में उसका डायग्राम बनाएंगे हम। उसका भी बना दिया, उसका बनाओ। x का मान मानेंगे, मानते कैसे हैं? देखो 10वीं में 9वीं क्लास में अपन थे, 9वीं 10वीं में, तो क्या करते थे? x का मान -1 1 मान लिया, 0 माना, -1 माना, 1 माना, 2 माना, -2 माना, यही मानते थे, कॉमन यही मानते थे। बाकी वो आपकी इच्छा है कितना ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आजू बाजू के मानते थे। जैसे x के मान 1 2 3 इधर होते हैं, -1 2 3 इधर होते हैं। आप 1 मानोगे तो y का मान आएगा, y का प्लस है तो इधर देखेंगे, माइनस है तो नीचे देखेंगे, फिर जहां आएगा बिंदु लगा लेंगे, फिर उसको मिला देंगे। एक मैं बना दूं क्या? फिर एक मैं बना देता हूं, सामने देखो सारे, एक एक बना देता हूं। ये लाइनें नहीं लिखोगे दोबारा जब डायग्राम बनाएंगे। अब आप जब ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में इधर रहता है 1 2 3 4 5, ऐसे चलता है एक्स में। इधर कौन सा? -1 -2 -3, ऐसे चलता जाएगा, 3 तक ले लेंगे, खूब है। ये कौन है? 0 0, यहां y भी 0 और x भी 0। ऊपर 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा। इधर कौन? ठीक है। अब ये है, अब हमने कहा x का मान रखेंगे, y का आ जाएगा। अब आप 4 या 5 मान लिया करो। कितने मान? 4 या 5, 5 मान ले लें, उससे हमें डायग्राम एक प्रकार से व्यवस्थित दिख जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में रखूं, मान लो -2 -1 0 1 और 2, ये रख लेंगे। इधर देखो भाई सामने, अगर x का मान -2 रखा, -2 और -2 को 2 से -4 + 3, तो पक्का? अरे हाँ या ना? -1 रखा तो माइनस का 2 और प्लस का 3, प्लस का सीधा सीधा लिखोगे। 0 रखा तो 1 रखा तो 2 रखा तो, ठीक है। अब पहला बिंदु इधर देखो, आप पहले सामने देखो भी सारे, पहला बिंदु क्या होगा? -2, -1 -2, x -2 है, -2 है तो इसका मतलब इधर है, हाँ या ना? वहां y क्या? -1 -1, तो ये यहां होता है कि नहीं होता ऐसे ग्राफ में? तो ये बिंदु ये रहा, ये कौन सा है? -2, -1, ठीक है। ऐसे गोला मत करना है, तो मैंने कर दिया, ये लो हटा देता हूं इसको। सिर्फ बिंदु लगाएगा, किसी की स्थिति दर्शाने के लिए बिंदु को ही काम में लेते हैं। बिंदु किसके काम में आता है? किसी की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा -1, -1, x का मान -1 है, उस टाइम y का मान कितना है? 1, तो ये यहां होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ग्राफ में ऐसी लाइनें होती हैं, x का मान -1 है, y का मान ऊपर की तरफ 1 है, ठीक। 0 3, अब x कौन आ गया? 0, x 0 इस पे होगा कि नहीं होगा? यहां y 3 यहां होगा क्या? 0, 3, हाँ या ना? अब देखो 1, 5, 1 आया तो कितने में पहुंच गया? 5, तो ये 1, 5, फिर 2, 7, 2 तो ये कितना? 7, यहां से होगा 6 7। अब इसको मिलाओ अगर आप, तो ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? एकदम से सीधी रेखा, हाँ या ना? तो ये सीधी रेखा व्यक्त हो रही है, किसका समीकरण था? रेखा का। अगर अपन बात करें शून्यांक कहाँ है, तो x पे कहाँ काट रही है? यहाँ काट रही है, अरे हाँ या ना? यही क्या है? शून्यक। यही क्या है? शून्यक। दूसरी चीज, अगर मान लो इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, मतलब इस पूरे का मान क्या है? 0। कौन 0 है यहाँ पे? y 0 है। कौन 0 है? तो y 0 है, तो ये क्या हुआ? 2x + 3, ये 3 इधर किस में आएगा? है माइनस में, तो -3/2 =
x। तो ये जो मान है ये क्या, -3/2 और 0। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखो तो इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ग्राफ समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसे बचपन में ऐसे बनाते थे आप लोग, बनाते थे क्या? अरे हाँ या ना? आप कहोगे तो कल आपको ग्राफ अवेलेबल करवा दें 2-3, उसमें लाइन होंगी, बना के देख लेना एक बार। और उसमें एकदम से स्ट्रेट लाइन आएगी, अपने ऐसे बांके टेढ़े हाथ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। बनाओ एक बार इसको। ये आपकी किताब का ही एनसीईआरटी का दिया है भाई, एज इट इज। हो गई बात। एक आप खुद बना सकते हो, रेखीय में एक और बनवाएंगे, वो इससे ज्यादा नहीं बनवाएंगे। वो क्या है कि स्टॉपेज आ गए, बस स्टॉपेज, इसलिए इनका घूमते हुए जा रहा है। लिख दिया। एक और लिखो, y बराबर 2x - 1 का आरेख होगा, y बराबर 2x - 1 का आरेख होगा y बराबर 2x - 1 का आरेख होगा। जल्दी बनाओ। अरे आएगी तो एक रेखा ही, क्यों टेंशन करते हो? आएगी रेखा ही। कोई ये नहीं पूछने वाला कि कौन सी है कौन सी नहीं है, वो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। बस करवाया इसलिए है कि कोई ये न सोचे कि मुझे रेखीय का ग्राफ है नहीं पता। अब आपको सीधा सीधा इतना ही ध्यान रखना, रेखीय है इसका मतलब रेखा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, मैं बना के बताऊँ या रहने दूँ? रहने दूँ? अरे हाँ या ना? इसमें क्वेश्चन रेखीय पे कुछ भी नहीं बनेगा। रेखीय पे बनेगा तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण पे बनेगा। दूसरा ग्राफ या निरूपण होता है द्विघात का। किसका होता है? द्विघात। तो द्विघात में भी जहां तक मेरा मानना है, इसका न पूछ के मूलों का योग, मूलों का प्रकृति, मूलों का गुणनफल यानी शून्यांकों का, वो सारा आपको पूछेगा। तो जहां है ग्राफ या निरूपण, जैसे कई चीजें नहीं होती जिन पे ऑप्शन में प्रश्न बनना मुश्किल है, तो इसमें सिर्फ गिनती का एक तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि जब ज्यामितीय या ग्राफ या आरेख बनाते हैं तो वहां पर कौन से चतुर्थांश में x और y दोनों ही धनात्मक होते हैं या कौन से में दोनों ही क्या होते हैं? सिंपल प्रश्न वो बनता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपको जैसे ग्राफ दे दिया छोटा सा, आपसे ये पूछता है कि इसके शून्यांक कितने होंगे। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जैसे मान लो द्विघात है तो द्विघात में दे दिया, द्विघात में परवलय बनेगा भी, अगर आगे आएगा तो पूछ सकता है कि यहाँ शून्यांक कितने हैं, 2 हैं, 1 है या है नहीं, अनुपस्थित है। ठीक है, अब सुनो, अब हम बात करेंगे द्विघात की। किसकी बात करेंगे? द्विघात की। सबसे पहला और सबसे खास इंपॉर्टेंट यहां पे तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट शेषफल बहुपद क्या था वो था, उसके बाद शेषफल परमेय इंपॉर्टेंट थी, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था विभाजन एल्गोरिथम, और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सी है? द्विघात समीकरण। अब यहां पे आपको पता क्या दिया गया द्विघात के साथ? समीकरण। पहली चीज मुझे कोई ये बताएगा कि समीकरण में और बहुपद में क्या फर्क होता है? समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण में चर पद के निश्चित मान प्राप्त होते हैं, चर पद के निश्चित मान प्राप्त होते हैं। तो द्विघात समीकरण पहली बात किस रूप में लिखते हैं? ax² प्लस c बराबर, यहां a नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी a 0 नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज, a का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए x² का गुणांक। किसका गुणांक? b का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए x का गुणांक, और c का नाम लेते ही क्या आना चाहिए? अचर पद। c का नाम लेते ही क्या आना चाहिए? अचर पद। यहां x के कितने मान प्राप्त होंगे? 2। x के कितने मान प्राप्त होंगे? 2। यहां x के 2 मान प्राप्त होते हैं, जो श्रीधराचार्य से निकाल सकते हो क्या? सूत्र लिख दूं? क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। हां या ना?
पहला तो यही होता है, पहला तो। दूसरा गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से? अब 2 प्रश्न बताता हूं आपको इसी बात पे। यहां से पिछली बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 मूल हैं। क्या कहा? 2 मूल हैं। तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में नहीं था, कहीं ऑप्शन में नहीं था। अब ऑप्शन में नहीं था तो दिमाग खराब होता है। उसके बाद ये का ये पर्सन एलडीसी में दे दिया, ये का ये, मतलब कोई चेंज नहीं, ऑप्शन भी चेंज नहीं। पर्सन क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 मूल हैं। अब 2 मूल हैं, दिमाग में 101% कोई भी होगा उसके दिमाग में क्या आता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सबसे पहले दिमाग में आता है। तो फिर वो क्या पूछना चाह रहा था, अब बताता हूं उसने क्या किया। उसने इसको आगे चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? x का मान क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन, अब छींक दिया ना। किसने छींका? सॉरी बोलो। पानी घूंट दो इनको, 2 घूंट पानी दो। हाँ पियो पियो जल्दी से। अरे मजाक की बात नहीं, सीरियस मैटर है। एक और। हाँ अब ठीक है। पता है 2 रीजन है। बाई चांस अब आधों के समझ में नहीं आए कि मैंने क्या बता दिया। दूसरा ये भी हो सकता है फिर परीक्षा में नहीं आए। तो दोनों से बचने के लिए हमने ये किया है। दोबारा अगर कोई पर्सन हो, पूरा हो जाए, आराम से बात हो रही हो, तब आप छींक लो। देखो लड़कों की छींक से फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे, देखो आप झूठ ऐसे सोच रहे हो लड़कों का पक्ष ले रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं ले रहा पक्ष। भगवान की सौगन, भाई पक्ष नहीं ले रहा। इस बात के लिए सौगन खाइए। आपको रीजन बताता हूं कैसे। देखो गणित में कोई भी चीज ऐसे नहीं होती जो तुक्के से हो या कोई अपवाद हो, ऐसे ही मान लो, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी है वो सच्चाई होती है। अपने एक बात बताओ, 2 और 3 जोड़ा ऐसे थोड़ी कह सकते हैं 6 हो गया, 5 तो 5 ही होगा वो। आप कोई भी चीज ये नहीं कह सकते कि ये अपवाद है, ऐसे मान लेते हैं। गणित के आदमी कभी भी मानते नहीं है, रीजन की वजह से ही होता है। और इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको बताऊं क्या? छोटा सी बात पाऊं मुझे एक बात। आपने भगवान को देखा है पर मानते हो? मानते हैं। कोई एक आधा पापी इंसान ही हो तो नहीं मानता। अब देखो कौन नहीं मान रहा? मानते हैं ना। अब एक बात तो, अपन ने नहीं देखा फिर भी मानते हैं। और दूसरी चीज हिम्मत मिलती है, फिर एक उम्मीद जगाती है, हिम्मत मिलती है, तो बुरी बात नहीं है। हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि भगवान होता है, हम मानते आए। इसका मतलब बूढ़े बुजुर्ग कहते गए, वो चीज हम मानते गए। उसी प्रकार आप एक छोटी सी बात और बताना, एक एग्जाम्पल और देना मुझे। जैसे अपन कभी घर से अचानक कोई जरूरी काम से निकल रहे हो और बिलाई रास्ता काट जाए, घर वाले क्या कहते हैं? काम नहीं होगा, एक बार थोड़ी देर रुक जा। क्या कभी ये कहा कि बिलाव रास्ता काट गया? कभी भी कहा क्या? कभी नहीं कहा ना। कभी आप सोच के देखो ये बात, कभी कहा क्या? तो लड़के तो बिलाव हैं, अपना क्या है? तो ये बात है, इसीलिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझा दूं मैं। अब सुनो, ऑप्शन में जो ये हिस्सा दिख रहा है ना अंडर रूट वाला, वो बट्टे में था। वो किस में था? बट्टे में था। अब देखो, अब आप ये देखना कि ऑप्शन के अनुसार हम चल रहे हैं। ये बट्टे में था, इसको बट्टे में लाने के लिए मैं इस पूरे का, आप परमेयीकरण करते थे ना, याद है आपको कि नीचे होता था तब करते थे, लेकिन उसकी वजह से हम ऊपर वाले का भी क्या करेंगे? परमेय। अब जैसे प्लस का है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, माइनस का है तो प्लस। तो देखो माइनस बी, यहां प्लस माइनस है ना, तो किससे गुणा करेंगे? माइनस प्लस अंडर रूट अपॉन, गुणा कर दिया। ऊपर सॉरी नीचे इससे क्यों कर दिया? नीचे भी इसी से करेंगे। माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई डाउट? इससे कोई ऊपर नीचे गुणा करने में कोई फर्क है नहीं। और आपको ध्यान हो कि जब प्लस वाला होता है तो माइनस से गुणा करते हैं, माइनस वाला होता है तो प्लस। इसलिए देखो यहां प्लस है तो वहां माइनस लिखा, माइनस है तो क्या लिखा? प्लस। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखो
ए स्क्वायर माइनस बी का माइनस ही आएगा, कोई सा ही ले लो चाहे, माइनस अंडर रूट, नीचे क्या बच गया 2a माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट, कोई दिक्कत, माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, पक्का, माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा क्या, अंदर गुणा कर दो सीधा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दबाजी में कोई गलत लिखा जाए तो एक बार सल्टा लेना। कट गया, ऊपर क्या बचा 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए से ए गया 2 से 2, तो क्या आया 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया। अब कुछ कहेंगे कि सर ये माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा क्यों कर दिया आपने, वो इसलिए किया क्योंकि दो मान हैं, कितने मान हैं 2, एक प्लस लेने पाएगा और एक माइनस, तो पहले प्लस लो बाद में माइनस, उससे कोई फर्क है। इसका मतलब भी क्या है, एक प्लस का और एक किसका है, इसका मतलब भी क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जब लिखते हैं ना दोबारा व्यवस्थित करके, तो किस प्रकार से लिख देते हैं 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था और ये ऑप्शन में था। अब मुझे बताओ क्या हम पहली बार ऐसा देखें, क्या ऑप्शन सही हो जाता क्या, नहीं होता किसी भी कंडीशन में। लेकिन अगर कोई ऐसा ना करना चाहिए, अब देखो मूल एक तरीका तो हमने पहले देखा था, अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में कंफर्म कौन होगा, ये। अब आपके पास चारा है कि आप पूरा लिखो पर याद सीधा करो, पूरा लिखो पर याद अब सुनो चेंज कितना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac उसमें भी है, वो ऊपर है, ये कहां चला गया नीचे। जब पलटते हैं तो 2a किस गया क्या हो जाता है ऊपर, 2c क्या हो जाता है 2c। तो याद करने में ज्यादा जोर आएगा क्या, जोड़ के समझो कि क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन जब पलटेंगे क्या करेंगे, कैसे कैसे, देखो सरड़ देने से तो कटता है, सरड़ तब ऊपर लेके आए, ऊपर लाते ही ए आधा कट गया और क्या बचा सी, तो 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ समझ में आई की बात, आ गई पक्का, खाओ विद्या की सौगन, अब मेरी सौगन मत खाओ, बारिश का मौसम में सल्ट जाऊं कड़े बाद में मेरे पाटे, अरे भाई सौगन जो ठिकाई। हाँ तो सुनो, सबसे पहला पॉइंट बात की हमने कि द्विघात समीकरण जो किस रूप में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहां x के अधिकतम मान कितने होते हैं 2, अधिकतम कितने होते हैं 2, ठीक है। यहां जो a का कभी भी नाम लिया जाएगा आगे तक, जब भी मैं a का नाम लूंगा तो आप कहोगे किसके गुणांक की बात करें, x स्क्वायर के। b का नाम लेते हैं किसके गुणांक x, और अगर मैंने c का नाम लिया इसका मतलब अचर पद की बात हो रही है। सबसे पहले यहां पे x के 2 मान आते हैं, कितने मान आते हैं 2, और 2 मान हम निकालते हैं बाबा जी श्रीधराचार्य जी की सहायता से। किसकी सहायता से, बाबा जी श्रीधराचार्य। क्या मान थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने कहा कि अब श्रीधराचार्य जी को हम पलट देते हैं तो हमारे तरीके से, तो उसके तरीके से होगा 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद हो गई यहां तक की बात, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता है, बहुपद, क्या है, और ये बराबर 0 लगाते ही क्या बन गई, समीकरण, क्या बन गई, कोई डाउट, कतई ठीक, पक्का ठीक है। यहां ए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक सी, और ए नॉट इक्वल्स टू ए कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं। यहां x का मान बाबा श्रीधराचार्य जी की कृपा से ज्ञात करते हैं, किसकी तरह कृपा से, बाबा श्रीधराचार्य, बाबा जरूर लगाना वरना गलत है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर 2
टू सी नहीं, टू सी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अलावा आप गुणनखंड करके, क्या करके, और वैसे पूर्ण वर्ग बनाकर, लेकिन पूर्ण वर्ग बना के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम कौन सी विधि ज्यादा काम में लेते हैं? गुणनखंड और श्रीधराचार्य। ठीक है, दो विधियों के द्वारा हम किसके मान ज्ञात करते हैं? x के। किसके मान ज्ञात करते हैं? x के। कोई डाउट? अब सुनो, यहां पे आपको ग्राफीय निरूपण भी थोड़ा सा बता दे, ज्यामितीय आरेख। ठीक है, तो ज्यामितीय आरेख, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी 10वीं क्लास में साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि द्विघात और तीन घात के ग्राफीय निरूपण का हल करना कोई आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हल करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और ग्राफ या निरूपण, और वैसे अपने को तो ग्राफ बनाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान है कि ग्राफ में 4 चतुर्थांश हैं अपने पास। सरल रेखीय है तो x को एक बार काटेगा, द्विघात है तो कितनी बार काटेगा? 2, अधिकतम 2 बार, 2 से कम एक बार भी काट सकता है, और काटने मतलब छू के निकल जाए एक बार, और एक बार काटे भी नहीं। अभी तीनों कंडीशन हम लिखेंगे। अगर 3 बार काट रहा है इसका मतलब कितने शून्यांक है? 3। 4 बार काट रहा है मतलब कितने शून्यांक है? 4। इससे ज्यादा कोई कलेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जब ज्यामितीय आरेख बनाते हैं, कैसा आरेख बनाते हैं? तो यहां परवलय बनता है, परवलय पैराबोला। या तो u ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे, या फिर u ऐसे बनेगा। वो डिपेंड करता है, ये हो सकता है ऐसे भी हो, ये हो सकता है ऐसे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता ये इसके इधर हो, दोनों इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो पहली कंडीशन, जब 2 अलग अलग शून्यांक हैं, कितने हैं? 2 अलग, तो 2 जगह काटे, कितनी जगह काटेगी? 2। पर एक बात बताओ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा? प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ये लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 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 बराबर, तो ये x कॉमन लिया, x माइनस एक्स प्लस, यहां 3 कॉमन लिया, x प्लस बराबर, पक्का? x प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हैं, दोनों सेम है। अब एक बात बताओ, x के 2 शून्यांक हो गए आपके, जैसे 2 मूल हो गए। यहाँ यहीं शून्यांक को समीकरण में क्या कहा जाता है? मूल। क्या कहा जाता है? मूल। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके पास x के कितने मान प्राप्त हुए? 2, लेकिन दोनों समान हैं, तो आप इसे 2 कहोगे, एक ही मान, एक ही मान है, वो क्या है? -3। क्या है? तो ऐसे में जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, क्या करते हैं? तो 3 कंडीशन बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती हैं? 3 आपके दिमाग में होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण में 3 कंडीशन बनती हैं। एक अभी आपने देखी थी ये वाली कि 2 जगह काटे, तो कितने शून्यांक हैं? 2। दूसरा, 2 जगह न काटे, जैसे ये आया, इसको छुआ, सरड़ दे चला गया, तो ये एक ही बिंदु पे होंगे, दोनों बिंदु संपाती हो गए, तो कितना शून्यांक हुआ? 1। कितना शून्यांक हुआ? 1। चलो ठीक है, 1 शून्यांक है। 1 शून्यांक, इसका मतलब एक बार ये हो सकता था, इधर भी ऐसे हो सकती थी, दोनों कंडीशन ऊपर की तरफ हो सकता था और ये नीचे की तरफ, लेकिन एक ही बिंदु, तो एक ही शून्यांक। तीसरी कंडीशन, ये ग्राफ ऐसे ही बन जाए, ये ऐसे नीचे की ओर बन जाए। क्या x को काटा? क्या इसने नहीं काटा, इसका मतलब शून्यांक नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कल कहा था कि ग्राफ जब बताएंगे तो आपको एक छोटा सा चेंज करवाएंगे। आपने लिखा था, देखो शून्यांक शुरू में, तो क्या लिखा था? शून्यांकों की संख्या किस पे निर्भर करती है? बहुपद की घात पर। जितनी घात का बहुपद उतने क्या होते हैं? शून्य। उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो अधिकतम। क्या लिख दो? अधिकतम, यानी उससे कम भी क्या है? हो सकते हैं, ग्राफ है निरूपण की वजह से। अब एक चीज सुनो, आपको मैंने एक प्रश्न बताया था, देखो ये था a-2 का स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ था। अरे हाँ या ना? इसके शून्यांकों की संख्या, एक सेकंड देख तो लो, बाद में लिख ले श्याम। इसके शून्यांकों की संख्या, तो सीधा सीधा आंसर आता है 2। कितना आता है? 2। मान भी 2 आते हैं, लेकिन दोनों ही क्या आते हैं? काल्पनिक। क्या आते हैं? अब जब काल्पनिक आएंगे
तो ऐसे जो समीकरण उसने दिया था उसमें दोनों मान काल्पनिक आएंगे तो हम ग्राफ में बना सकते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब वो ग्राफ में आएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, वो कहीं से ऊपर से या इस तरीके से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अतः वहां पर शून्यांकों की संख्या का क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस। सीधा सीधा कथन आता है वैसे कि शून्यांकों की संख्या किस पे निर्भर करती है? बहुपद की घात पर। जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या होते हैं? शून्यांक। लेकिन स्पेशल कंडीशन बन गई कि अधिकतम उतने होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते। क्या पता दोनों ही एक ही बिंदु पे हो तो दोनों संपाती हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अब चेंज करो वहां पे जहां आपने लिखा था, क्या लिखा था? शून्यांकों में लिखो, देखो शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी घात का बहुपद उतने ही शून्यांक होते हैं। यहां लिख दो लास्ट में अधिकतम, अधिकतम उतने ही होते हैं, ठीक है ना? अधिकतम शून्यांक होंगे, लास्ट में लिख दो अधिकतम, लास्ट में लिख दो अधिकतम, लास्ट में अलग से लिख दो अधिकतम। इसको देखोगे तो याद आ जाएगी ये बात कि अधिकतम उतने ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। ये ग्राफ बनाएंगे तब आपके बात समझ में आ जाएगी। अब एक बात बताओ, मैं आपको ये तीनों ग्राफ बनवा दूंगा एक बार, 3 लाइन लगेंगी, ठीक है? तो एडिंग डाल लो पहले थोड़ी सी, लिखो, नोट डाल के लिख लो। बहुपद ax² + bx + c, ये लिखो। लिख दिए बात। जब ग्राफ ही निरूपण करेंगे ना तो बहुपद ये है का समीकरण क्या लिखते हैं? y = ax² + bx + c द्वारा लिखते हैं, तथा इसका ग्राफ ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर खुला होता है। ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर खुला होता है, ये बनाओगे यू, उल्टा सीधा यू और उल्टा यू। इसे हम परवलय पैराबोला, इसे हम परवलय पैराबोला, पर वह ये रह वह, हाँ वह ले, ये हद हो गई, ये भी लिखाना पड़ता परवलय, ठीक है? परवलय कहते हैं। एक छोटी सी चीज और लिख देना, जब a का मान है ना ये 0 से बड़ा है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से क्या होगा, छोटा। भाई ये एक्चुअल में हमें पता है क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं, तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो किस साइड खुला होगा? ऊपर की ओर। और अगर a किससे छोटा है तो लिख दिया। आप एक बात तो ग्राफ बना के देखना चाहते हो क्या एक? तो लिखो बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ बनाएं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये है ना? अरे हाँ या ना? तो यहां क्या लिखते हो? x और y। इधर देख लो एक बार, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, बाकी आप लिखोगे। -2 लेंगे, -1 लेंगे और 0 1 और लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं ही बता दूं भाई क्यों फालतू टाइम लगाओ इसमें, क्योंकि आपसे देखना है ये, ठीक है? अब देखो, -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 6 10, 10 में से 4 गए, पक्का यही आएगा क्या? आप है ना, जब ये लिखते हैं तो पूरा लिखना पड़ता है। -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, -4, तो ये कट गया, क्या आ गया? 6। तो इसको आप ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर 1, क्या आया? 1, माइनस माइनस प्लस कितने? -4, तो ये क्या आ गया? 0, क्या आ गया? तो यहां 0। x का मान 0 ले लूं तो क्या बचेगा? -4। अब क्या लिया? 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस, तो क्या बच गया? -6, पक्का ना? और जब हम 2 रखें, क्या रखें? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा? ये भी माइनस आएगा, पक्का? 1 का स्क्वायर, 1 सेकंड रुको, एक वाला चेक कर लेते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये कितना है? 4 और 3 7, 7 -6, पक्का? और ये भी वापस चेक कर लो एक बार, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -6 है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 3 6, ये भी क्या आ रहा है? कोई दिक्कत है नहीं, अपने को कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? अब देखो, ज्यादा माथापोड़ी मत करना भाई, मान देखते जाना। 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कौन है? x, इधर कौन है? कौन है? -x, वैसे 2 तक ही चाहिए। 1 2 माइनस के 4, इधर y किसका है? प्लस का। 1 2 3 4 5 6, 6 लास्ट है ना? इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है? अब देखो, पहला अपन कोई सा भी ले लो, -2 -6, -2 प्लस का 6, -2 कहां है? x में, इधर प्लस का 6 कहां है? यहां। -2 और 6, कोई डाउट, कोई दिक्कत भाई इसमें? दूसरा देखो, -1 और 0, -1 किसका मान है? x का, y का मान 0 इसी में होगा, तो ये रहा, गोला करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? -1 और 0। दूसरा बोलो, 0 और -4, x का मान 0 इस पे होगा, 0 -4 कहां है? ये रहा, तो ये हो गया 0, -4। और बोलो 1, -6, ये रहा, ठीक है? दूसरा 2, तो 2 इधर, -6 इधर ही रहेगा, हाँ या ना? फिर और आगे बढ़ाएंगे तो अब एक चीज देखो, यहां से तो समझना, वो देखो आगे हम बढ़ाते तो वापस ये ऊपर आने लग जाता, वापस क्या आने लग जाता? ऊपर, क्योंकि देखो यहां से ऐसे घूम चुका है ना, अरे घूम चुका है, तो घूम के कन्फर्म कहां आएगा? ऊपर। कहां आएगा? ऊपर। या तो ऐसे होता है फिर ऐसे जाता घूमते ही, तो ये ऐसे आ रहा है, घूम के ऐसे जाएगा। अगर आपके ये हो तो हम देखो 4 ले लेते हैं, मान 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -4 थी, -16 में से 16 गया 0, आया ना 0, तो देखो ये 0, x का मान 4 यहां होगा, y का मान 0 यहां आया कि नहीं आया वापस? तो एक बात बताओ, ये ऐसे जाके, भाई ये थोड़ा सा हाथ 4 आगे खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा,
बात समझ गए क्या, ये बताओ आप? अरे समझ तो गए ना। तो कहने का मतलब है किस आकार का बनेगा? यू आकार का। ठीक है, ये है कि ये नीचे से ऊपर बन सकता है, ऊपर से नीचे। और ग्राफ में जब होते हैं तो माप क्या होते हैं? बराबर। तो एग्जैक्ट क्या आएगा? सही आएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको चाहते हो बना सकते हो। बस हमें देखना क्या है कि ग्राफ किस आकार का है? यू आकार का, परवलय आकार का। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ कभी भी हमें बनाने नहीं होंगे, सिर्फ दिमाग में होने चाहिए। मेरे वाले डायग्राम पे हंसने वालों, मैं तुम्हारे डायग्राम दिखाऊं तो? हाथ उठाओ। हाँ भाई, समझ गए ना ये बात? अब सुनो, अब इसकी स्थिति लिखनी जरूरी है। कितनी स्थिति है? 3। कितनी स्थिति बनेगी? 3। तो यहां लिखो। बना रहे हो गए? ये अच्छा है, काफी लड़कियों ने पता क्या किया है, पहले तो ये खींचा है। मतलब टैलेंट देखो आप, पता तो है यू बनेगा, और आपको पता है ए का मान एक 0 से ज्यादा है तो ऊपर की ओर बनेगा, और देख लिया उसके बाद अब सरका दो। लिख दिया गया। आवाज मत करो, लिखो भाई। ज्यामितीय आरेख में, ज्यामितीय आरेख में, ज्यामितीय आरेख में द्विघात की 3 स्थितियां बनती हैं। लिख, नहीं क्वेश्चन इतना ही है, कुछ नहीं, ग्राफ बन गया वो। ज्यामितीय आरेख में द्विघात की 3 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं? 3 स्थितियां बनती हैं। पहला स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, इसमें लिखो। जब 2 शून्यांक हों, जब 2 शून्यांक हों तो ऐसे में, तो ऐसे में परवलय, परवलय एक्स एक्स को 2 बार काटेगा, परवलय एक्स एक्स को 2 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा भाई? 2 बार।
वो इस प्रकार से हो सकता है, ये ए तो ये ए डेस, 2 बार काट दिया। एक ये तो ऊपर की तरफ है, जब ए क्या है 0 से क्या है बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये कोई सा भी हो सकता है, ए और ए डेस। कितनी बार काट रहा है 2 बार। कितनी बार काट रहा है 2 बार। तो जब पहली कंडीशन 2 शून्यांक होंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, ये ऐसे 2 बार काटते हो या ऐसे 2 बार काटते हो। बनाओ दोनों डायग्राम, शॉर्ट में बना लेना, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े मत बनाना। और सुनो, परवलयाकार को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि यहां जो प्रश्न बनने वाला है वो सीधा सीधा प्रश्न है कि द्विघात का ज्यामितीय आरेख होता है परवलय। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो बनता है वो बनता है परवलय जब ऊपर की ओर खुला है तो ए का मान होगा तो किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा, या फिर कह सकता है धनात्मक। क्या कह सकता है, धनात्मक। ठीक है, सेकंड स्थिति, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, इसमें लिखो, जब शून्यांक 2 अलग अलग न होकर, जब शून्यांक 2 अलग अलग न होकर एक ही संख्या हो, एक ही संख्या हो, तो ऐसे में एक संपाती बिंदु प्राप्त हो जाता है, एक संपाती बिंदु प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है भाई, संपाती, यानी एक ही बिंदु के ऊपर से गुजरेगा 2 बार। ठीक है, संपाती बिंदु प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राफ निम्न है। बना सकते हो, आपको ध्यान है, ऊपर की ओर एक बार छूते हुए जाएगी, एक बार नीचे की ओर। तो एक स्थिति तो ये बनेगी कि ऐसे छूते हुए निकल जाए, तो ये रहा वो बिंदु। ठीक है, यहां ए डेस एक ही चीज है, तो यहां पे एक ही शून्यांक हम काउंट करेंगे, ए, ये लो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये किस साइड हो, नीचे की साइड। लिख दिया, लिखो तीसरी कंडीशन, स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड, जब शून्यांक न प्राप्त हो, शून्यांक न प्राप्त हो, अर्थात परवलय एक्स एक्स को ना काटे। एक्स एक्स 2 बार एक्स मत लिखना, एक्स अक्षस की बात हो रही है, ठीक है ना, न काटे।
अब देखो इधर, ये यहां से गुजर सकता है, ये यहां से गुजर सकता है, ये यहां से गुजर सकता है, कहीं से गुजर सकता है, लेकिन इसको काटेगा नहीं, इसको काटेगा नहीं। तो मैं ऐसे बना दूं भाई, ऊपर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं। नीचे की तरफ है तो इससे नीचे ही रहेगा, इससे क्या रहेगा, नीचे। हो गया। हाँ भाई, ये बताओ अब, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी, इसमें कुछ भी याद करने की और जरूरत नहीं है। आपसे सीधा सीधा मैं पूछूं तो सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए, ज्यामितीय आरेख जो द्विघात का बनता है वो बनता है परवलयाकार। किस आकार का, परवलयाकार। परवलयाकार को आप समझते हो किससे, यू से। किससे समझते हो, यू। यू हो सकता है ऊपर की तरफ खुला हो या नीचे की तरफ, उल्टा यू हो सकता है। ऊपर की तरफ कब खुला होता है, जब ए का मान क्या हो, ज्यादा हो, किससे, जीरो से, यानी धनात्मक हो। और अगर ए का मान जीरो से कम है तो किस साइड खुला होगा, नीचे की ओर। ठीक है। दूसरा, जब ग्राफ की स्थिति बनती है तो टोटल कितनी स्थिति बनती है, तीन। कितनी, तीन। कि जब दो शून्यांक आ जाएं, एक्स के दो अलग अलग मान आ रहे हो, तो वहां हम क्या कहेंगे कि दो शून्यांक है तो एक्स एक्स को कितनी बार काटेगा, परवलय, दो बार। दूसरी वो काटने को ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की, लेकिन काटेगा कितनी बार, दो बार। दूसरी कंडीशन कि एक्स का दो अलग अलग मान प्राप्त हो के शून्यांक समान हो, एक ही संख्या हो, तो ऐसे में हमारे कितने मान, एक ही शून्यांक, तो वो एक ही जगह एक्स एक्स को छू के निकलेगा, स्पर्श करके निकल जाएगा, तो वो बिंदु हो जाएगा संपाती। अतः वहां शून्यांक कितना, एक, और एक्स एक्स को कितनी बार टच करेगा, एक बार। तीसरी कंडीशन कि ग्राफीय निरूपण के द्वारा शून्यांक संभव नहीं हो, मतलब काटे ही नहीं, काटे ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि यहां शून्यांक नहीं है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा जो फर्स्ट ग्रेड में आया था, उसमें पहले आंसर क्या माना, दो। पहले क्या माना, दो, फिर उसमें स्टार दिया गया, बोनस अंक दिया गया। क्यों, क्योंकि आपको जब भी जैसे द्विघात है या तीन घात का है तो आपको सीधा सीधा दिमाग में आता है, दो घात का तो कितने शून्यांक, दो। तीन घात का तो कितने शून्यांक, तीन। चार घात का है तो चार। क्या हम हर प्रश्न में ये मान के हल कर रहे हैं? लेकिन एक बात बताओ, जब ग्राफीय निरूपण करते हैं, कौन सा निरूपण है, मुझे एक बात बताना, हमेशा कौन से मान माने जाएंगे, 0 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, यही मानेंगे? क्या काल्पनिक संख्या मानते हैं क्या अपन? नहीं। अब काल्पनिक संख्या नहीं मानते तो सपोज करो दोनों मान ऊपर आ गए, तो हम कहां उसको टच कराएंगे, हम तो यहीं से घूम जाएंगे, वो नीचे रह गया। वो कहां रह गया, नीचे। तो शून्यांक ग्राफीय निरूपण के द्वारा तो संभव है ही नहीं, मतलब है ही नहीं उसका कोई शून्यांक। और जबकि हम काल्पनिक मान निकाल के बैठ जाते हैं कि हाँ शून्यांक आ गया, तो हमें ध्यान रखना है कि ग्राफीय निरूपण कहता है कि अधिकतम उतने ही होंगे। अधिकतम क्या होंगे, जैसे दो घात का तो अधिकतम दो होंगे, पांच घात का तो अधिकतम क्या होंगे, पांच। बाकी सामान्य जितने भी प्रश्न होंगे, हम जितनी घात का उतने ही शून्यांक मान के प्रश्न को क्या करना है, हल। ऐसा जिद करके नहीं बैठ जाना, अच्छा अधिकतम तो गुरुजी एक भी तो है, मैं कहूं तीन घात का कितने मूल होंगे या कितने शून्यांक, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, तीन। ये आना चाहिए कितना, तीन। उससे कोई जरूरत नहीं है कि अधिकतम है या न्यूनतम। सामान्य जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास उतने आएंगे, उतने क्या होंगे, प्राप्त होंगे। लेकिन ग्राफीय निरूपण कहेगा कि अधिकतम उतने ही शून्यांक आपको ग्राफीय निरूपण में मिलेंगे जितनी उसकी पावर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तीन घात का ग्राफीय निरूपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा दिमाग में रखना है कि अगर कोई तीन बार ग्राफ काट रहा है एक्स एक्स को, तो उसके कितने शून्यांक हैं, तीन। चार बार तो चार। इससे ज्यादा ज्यामितीय आरेख में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पहला होता है सरल रेखीय समीकरण का, दूसरा द्विघात का। क्या ज्यामितीय आरेख अब याद रह जाएगा? अरे हाँ या ना? अब वापस आते हैं अपने, हमने कहा द्विघात समीकरण हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0। यहां सदैव क्या रहेगा, a नॉट इक्वल्स टू 0। ये कन्फर्म है। पहला हमने कहा कि इसके मान दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य सूत्र से। दो तरीके बताए हैं ना? अरे हाँ तो बरो बताए हैं। तो पहले मैं दो एग्जाम्पल में आपसे x के मान निकलवाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो लिखो, पहले लाइन लिख लो कि द्विघात समीकरण के मान हम दो विधियों से ज्ञात करते हैं, श्रीधराचार्य अथवा गुणनखंड विधि। श्रीधराचार्य अथवा गुणनखंड विधि श्रीधराचार्य अथवा गुणनखंड विधि। यहां द्विघात के दो मान प्राप्त होते हैं, यहां द्विघात के दो मान प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम समीकरण के मूल कहते हैं, जिन्हें हम समीकरण के मूल कहते हैं। समीकरण के क्या कहेंगे? मूल। वही बहुपद में शून्यांक कहलाते थे, वही बहुपद में शून्यांक कहलाते थे। बहुपद में क्या कहलाते थे? शून्यांक। यहां हम इसको किससे लिखेंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा से लिख सकते हो, ठीक है। इन्हें हम मुख्यतः अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब लिखो, मैं आपको समीकरण बोल रहा हूं, आप उसके आंसर बोलोगे। लिखो, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। हो गए चारों? तीन ही है क्या? और सुनो, अगर टुकड़े नहीं दिखे उस टाइम तुरंत किससे बना दोगे? श्रीधराचार्य से। ऐसा जरूरी नहीं कि टुकड़े दिखे ही नहीं, दिखे तब तो आप गुणनखंड से कर लो। अगर टुकड़े नहीं दिख रहे तो किससे करोगे? श्रीधराचार्य से। कहीं टुकड़े भी नहीं दिखे रहे यहां,
हो गए? अरे हो गए क्या? सामने देखो, पहला क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या यही है? अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे -5 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 3 दूनी 6 आए और जोड़ने पर वापस क्या आए? -5। तो 3 और 2 ही होंगे, हाँ या ना? 3 और 2 5, 3 दूनी 6। तो ये कहा 2x² माइनस प्लस 3 बराबर 0। 2x कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस, यहां क्या कॉमन लिया? 3 x माइनस, तो ये क्या आया? x माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा? एक बार इसको 0 और एक बार, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, और x बराबर 3 बटे, हो गया क्या? अब बताओ कोई दूसरा बताना है क्या इसमें से? पहले ये बताओ, 2 नंबर बताना है क्या? 2 नंबर ही बताना है? एक सेकंड, 2 नंबर किसको बताना है? ईमानदारी से हाथ ऊपर बताना है तो 2 मिनट का काम है, बताना है। चलो देखो, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। पहलवान ब्लू टी शर्ट, पहली चीज तो ये दिमाग में रखना कि अगर हमें गुणनखंड नहीं दिख रहे तो श्रीधर आचार्य लगा देंगे हमेशा, क्योंकि जो गुणनखंड से मान आता है वही किससे आता है? ऐसा कोई नहीं है कि अलग से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, 6 दूनी 12, वो भी किसके चाहिए? माइनस के। अब माइनस के 12 तभी आ सकते हैं जब एक प्लस की और एक, ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका अंतर 1 हो। 4 तिये 12, 4 और 3 में अंतर 1 का, बड़ी लेंगे माइनस की, छोटी लेंगे प्लस की, क्योंकि माइनस का 1 बच जाए। तो देखो 6x² माइनस 4x प्लस माइनस 2। अब बताओ, 4 माइनस का 1, 4 तिये 12, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? 2x, क्या कॉमन आ रहा है? 2x। अब 2x कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? 3x माइनस 2, और ये 3x माइनस 2 इसलिए क्या ले लेते हैं? 1। 3x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या कॉमन आएगा भाई? 3x माइनस, तो क्या बच गया? 2x प्लस बराबर 0। अरे हाँ तो भरो, ये 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर, x बराबर 2 बटे 3। 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, कितने लोगों का यह आंसर आया है? ठीक है, श्रीधर आचार्य से कितने लोगों ने किया इसको? उत्तर यही आएगा, कोई चेंज नहीं। देखो श्रीधर आचार्य पे मैं क्यों इतना जोर देता हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं टुकड़े दिखें। कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग एग्जाम टाइम में ऐसे कांपने लग जाता है और उस टाइम टुकड़े नहीं दिखते, तब हमारे पास कौन काम आएगा? बाबा। क्योंकि बाबा जाने मन की बात। x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हां या ना? ठीक है, अब यहां पर माइनस बी, अब एक साइड में लिख लेना जो नए खिलाड़ी हैं। ए कितना? एक्स स्क्वायर, बी एक्स का गुणांक, सी अचर पद लिख दिया। अरे हां ब्लू टी शर्ट, हां माइनस एक प्लस माइनस अंडर रूट माइनस एक का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, सी कितना है, अपॉन 2, ए कितना है 6, माइनस माइनस एक प्लस माइनस अंडर रूट एक का स्क्वायर 6 माइनस माइनस 6 चौक 24, 24 दूनी बटे 12, तो एक प्लस माइनस, अरे गुणनचास है ना अंदर, गुणनचास का अंडर रूट 7 एक प्लस माइनस 7 बटे 12। एक बात बताओ, क्या लेने पर? प्लस लेने पर, तो 1 और 7 कितने हो जाएंगे भाई? 8 बटे 12 कट रहा है क्या? 2 बटे, और दूसरा तो सीधा लिख दूं क्या? -6 बटे -1 बटा, क्या यही आए थे क्या उसमें? अब एक बात बताओ, मैंने ये हल करने इसलिए बताएं कि आपको ध्यान हो, आप इतने समझदार हो कि कर सकते हो। अब हो ना? ठीक, तीसरा बताऊं क्या? बताऊं? हटा दूं इसको? देखो, इनको नोट करने की बजाय आप आंसर लिख लिया करो साइड में। जैसे मान लो अभी आपने पहला किया, दूसरा किया, आप सिर्फ आंसर लिख लो कि 2/3 और -1/2, जिससे पता है क्या रहेगा, जिससे अगर आप घर पे दोबारा करके देखो, अगर आपका उत्तर सही आ रहा है तो आप सही हो, गलत आ रहा है तो दोबारा चेक कर लो। ठीक है, हटा दूं इसको? अरे हटा दूं क्या? (3x² - 2√6x + 2). अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, नॉर्मली सुनना, 2√6 है, 2√6, तो आप इसको तोड़ कैसे सकते हो? √6 और √6, 2√6 भाई, 2 बीडी हैं, एक बीडी इनको दे दी, एक बीडी इनको दे दी। हाँ, अगर 3 बीडी होती तो एक को 2 देते, एक को 1 देते, इतना ही कर सकते थे अंडर रूट वाले में। ये आपके लिए किसका काम कर रही है? बीडी का। कितने किसका काम कर रही है? बीडी। कितनी बीडी? 2। दोनों को अलग अलग बांटोगे तो एक बीडी इसके हिस्से में, एक बीडी अंडर रूट वाले में, इसके अलावा कुछ भी टुकड़े नहीं होते। तो यहां अब देखना, एक सेकंड बाद में चेक करेंगे, 3x² -√6x -√+2। मुझे एक बात तो, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा? आएगा। गुणा करो √6 को √6 से, 6 माइनस माइनस प्लस 6, 2 3 6। कोई डाउट? चिन्ह सा भी है? अब देखो यहां पर, अब आपके सामने है कॉमन लेना। क्या है? कॉमन लेना। क्या कॉमन लेंगे? यहां अब सुनो, अब और कलेश ऐसा कि यहां पे तो क्या है 3, हाँ या ना, और यहां पे क्या है √6 उबासा नहीं लेते ना, उबासा नहीं, क्या है यहां पे √6। अब सुनो, कॉमन लो भाई, √3, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा, और √3 इसमें भी है, तो ये क्या बचा देखो, √3, x भी आ गया बाहर, √3 x² में से एक बार, यहां क्या बचा? -√2, x तो बाहर चला गया। कोई डाउट? देखो बहुत कलेश है अंडर रूट वाले में। अभी देखो इसमें से क्या कॉमन ले, √2, क्योंकि √2 इसमें भी है, और ये क्या है √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 है 4, 2 को क्या लिखते हैं? √2 गुणा √2। अब देखो √2 कॉमन लिया, √3x माइनस बाहर लिया तो यहां क्या बचेगा? माइनस रूट बराबर 0। आ गया क्या कॉमन? ठीक है, अब देखो सरल,
ठीक है ना, क्या बचा, बराबर है, ये दोनों तो सेम ही है, अरे सेम ही है ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो √3x माइनस √2 बराबर है, तो √3x बराबर रूट है, तो x बराबर है 2/3 का पूरे का अंडर रूट एक साथ लगा दिया, कोई दिक्कत, इसको लिखते तो भी। अब मेरी बात सुनो, क्या सुनो बात, यहां ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या, इसे करके बता देंगे, अभी चेक कर लेते हैं, टेंशन क्यों करते हो, टेंशन मत करो, एक सेकंड इधर लाना। हाँ अरे भाई पहलवान ने इसे श्रीधर आचार्य से किया, आप भी इसे श्रीधर आचार्य से करो जल्दी से, यही आ रहा है, इसका मतलब पहलवान ने गलत किया कहीं कहीं। ओहो 24 में से 24 जाता क्या बचता है 0, हाँ या ना, चलो ठीक है, माइनस 2√6/√6, तो √6/√3, तो क्या आया √2/√3, माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है प्लस का, इनका माइनस कैसे आ रहा है, अरे माइनस का माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या, ये माइनस है, ये क्या करते हो, ये माइनस का बी है ना, बी का मान माइनस √2/6, माइनस √2/6 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, टेंशन ना करो, ऐसे घूर घूर के मत देखो आप। एक बार ऐसे एक क्लास में क्या हुआ, एक गुड़िया पर्सन को घूर घूर के देख रही थी, पर्सन भाग गया, कर ले बोले कि इन करसी, और ऐसे घूर घूर के नहीं देखना, नाराजगी। अब देखो सुनो, वैसे तो इसको स्क्वायर दिख जाता, लेकिन आपको जब भी उठपटांग कोई चीज हो तो बाबा को याद कर लेना है, किसको याद कर लेना है, कौन सा, श्रीधरा था। अब देखो, और एक चीज और जो गलती होती है वो बोल रहा हूं मैं, क्या होगी, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहां पहला काम जब बाबा को काम मिले तो a बराबर 3, b बराबर -2 क्या माइनस लगाया आपने, ना ना हम करेंगे चेंज अभी, अरे तो वो 2/√6 वो भी हल करेंगे, अभी आप देखो, देखते जाते हैं। c बराबर 2, कोई डाउट, चिन्ह सा भी ठीक, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, माइनस माइनस का 2√6 प्लस माइनस b² माइनस 2√6 का, एक बार मान पूरे लिख लेंगे अपना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 4a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2/2, a कितना है, ओहो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4√6 का 6 चौक 24 माइनस ओहो बट्टे 6, कोई डाउट पक्का, अरे हाँ, ओहो 2√6 ये कितनी बार गया 3 बार। अब ऑप्शन में ये नहीं है आपके पास, ऑप्शन में ये है तब तो हम क्या करेंगे, टिक है तब तो क्या करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे टिक, ठीक है। अगर नहीं है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं √2 गुणा √3, इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ये कटेगा कटेगा, क्या बचा √2/3। ओह, और एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है ये आंसर मिले, ये भी हो सकता आंसर में, ठीक है ना, तो ज्यादा क्लेश करने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ ये बाबा जी काम के हैं क्या। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, ये द्विघात समीकरण के हर एक क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ये जितने भी पर्सन हैं यहां पे, ये सारे 10वीं क्लास के पर्सन हैं। ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन, सारे के सारे पर्सन वो इसलिए लिए हैं कि जब मान निकालना सीख रहे हैं तो उन्हीं एग्जाम्पल से सीखते हैं जहां चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अपने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वहां चल रहा है, बंद कर दूं क्या,
थोड़ा बहुत तो कम होगा। हाँ भाई, तो एग्जाम्पल में कोई ऐतराज? ये लास्ट तक हो जाएंगे? अरे हाँ या ना? चौथा करवाऊं? वो टुकड़ों से नहीं होगा। हाँ काल्पनिक आएगा, काल्पनिक आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? मान तो है ना भाई, मान तो है ना। वो काल्पनिक आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर श्रीधर आचार्य से लगाना है, वो इसलिए लिखा था कि कहीं आप इसके टुकड़े सोचने लग जाओ, वो नहीं हो, टुकड़े नहीं हो रहे, तो आप ऐसा नहीं कि पर्सन छोड़ दोगे। पर्सन छोड़ना नहीं है। किससे करना है? श्रीधरा। वो अंडर रूट में काल्पनिक मान आए, वास्तविक आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उसकी बात करेंगे हम, अभी उसकी बात करेंगे कि काल्पनिक भी आते हैं, वास्तविक भी आते हैं। पर एक बात बताओ ओ उबासा सिंह, यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? पक्का? अब सुनो दूसरा पॉइंट किताब का है, और वैसे सामान्य एग्जाम का 3 पॉइंट खास करके होते हैं। मान निकालना, दूसरा मूलों की प्रकृति। प्रकृति कैसे वो सुनो। अभी आप निकाल रहे थे, ऊपर वालों में मान वास्तविक संख्या आ रही थी, लास्ट वाले में अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस, तो काल्पनिक हो गई। तो मूल कितने प्रकार के? 2, वास्तविक और। तो वो आपसे पर्सन दे के पूछेगा कि भाई साहब मूल वास्तविक है या काल्पनिक? वास्तविक है या? तो हमें बताना होगा कि भाई जी क्या कर रहे हो गुड़िया? ये क्लास में मतलब छोटे बच्चे भी नहीं करते ऐसे। कल एक उस क्लास में थोड़ी जीभ नाक के अड़ा रही, मैं अड़ा ले भाई, तू तो अड़ा है और तो इसी हुई, मतलब बाती बात। एक पेन ना उधर है भाई, पेन हाथ में पकड़ लेगी जब दरबागी जोर तक मतलब है क्या? ऐसे नहीं आते। एक तो आपकी क्लास का एग्जांपल दिया मैंने, गुड़िया आपका नाम नहीं लिया, किसी को बताया नहीं आपके। मैं देखो भाई, अपन किसी को नाम नहीं इसलिए नहीं ले सकते कि सब हंसे भाई, वो सोचे कि देखो अपने बारे में कह दिया। अपन किसी का नाम नहीं, अपन पक्का गुड़िया पक्का नहीं बताया, अपन ने नाम लिया ही नहीं। तो इससे क्या है कि देखो आपको भी पता चल गई बात तो है, पर नाम तो लिया ही नहीं ना। ठीक, हाँ अरे हंस रहे हो, रो रहे हो? टेंशन ना करो, आप नहीं हो गुड़िया, आपके पीछे वालों की बात की थी मैंने, आपकी नहीं की थी। ठीक है, अब सुनो। अब देखो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति देख के बताना होगा कि मूल वास्तविक है या यहां कंडीशन बनती है 3। कितनी कंडीशन बनती है? 3। उसको बढ़ा दे, एक काम करो, एक काम कर ले बैठो, ये चूट का बरेगा ना डुका मारा है। अब ये कहेंगे कि ऐसा होता थोड़ी, ऐसे क्लास हर जगह है ऐसे, अब पूछ लो। हाँ एक तो इसे देखे सामने नीचे कौन देख सी, हम में देखें हवस रखो दे तो कन्ने बैठे हो रहे। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अब मैं छोटी सी बात पूछूं वो बताना। श्रीधर आचार्य क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। हाँ या ना? ये है। अभी आपने कहा कि सर काल्पनिक आ गया, कैसे पता चला? इस अंडर रूट में माइनस आते ही आपने क्या कहा? क्या कहा? और इसमें जब तक प्लस था तब आपने क्या कहा? वास्तविक। क्या कहा? ये लो, आधा काम तो वहीं खत्म, आधा काम तो वहीं। यानी मूलों की प्रकृति कौन बताएगा? b² माइनस 4। इसे कैपिटल डी द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? कैपिटल डी। कैपिटल डी, कैपिटल डी इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तर। क्या कहते हैं? और ये सीधा पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण देके कि इसके विविक्तर का मान ज्ञात करो। किसका? वी तय आधा कै रे। किसका? विविक्तर का मान ज्ञात करो। और विविक्तर क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। इसको आप इंग्लिश में कहते हो डफोल्ट संख्या, ठीक है। और इसका मान है b² माइनस
तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि मूलों की प्रकृति के लिए, किसकी प्रकृति के लिए? मूलों की प्रकृति के लिए हम d का मान ज्ञात करते हैं। d यानी विविक्त कर का मान ज्ञात करते हैं, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अब कंडीशन यहां बनती है, बाद में नीचे खिसका लेंगे भाई। पहली कंडीशन बनती है कि d का मान बड़ा है 0 से। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, मतलब प्लस का है। किसका है? अब अंडर रूट में प्लस की संख्या तो वास्तविक होगी। अरे क्या होगी? तो आपने कहा मूल वास्तविक व असमान। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो 1 भी है तो अंडर रूट 1 का मान 1, एक जोड़ेंगे तो मान अलग आ जाएगा और घटाएंगे तो अलग। तो मूल वास्तविक व असमान, वास्तविक व। अब इधर से पहलवान बोला, सर इसमें तो वास्तविक होते हैं तो एक नाम और जुड़ जाता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अब परिमेय का मतलब है अंडर रूट का मान एग्जैक्ट आना चाहिए, हाँ या ना? अंडर रूट का मान क्या आना चाहिए? एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है, जैसे अंडर रूट 4 है तो मान 2 गया, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया तो एग्जैक्ट संख्या आएगी नहीं आएगी? तो क्या आएगी? परिमेय। क्या आएगी? अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मान लो अंडर रूट में 3 है तो प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अर्थात इसमें ए पॉइंट बनता है कि d 0 से बड़ा है वह पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो 0 से बड़ा है और क्या है? पूर्ण वर्ग। तो मूल परिमेय क्या होंगे? वह असमान। असमान तो रहने ही है। अब ये कहा कि डी कंडीशन, डी का मान 0 से बड़ा तो है, वह अपूर्ण वर्ग लिख दूं, समझ तो गए ना? अपूर्ण वर्ग, इसलिए लगाया। हिंदी में क्या कहते हैं अपूर्ण वर्ग को? अपूर्ण वर्ग ही कहते हैं। अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग का मतलब समझ गए ना? जो पूर्ण वर्ग नहीं वो आ जाए तो मूल अपरिमेय व असमान। असमान, असमान, हाँ या ना? पक्का? ठीक है। दूसरी कंडीशन की, ये तो ठीक भाई, ये साथ के साथ सुनो, इनको रटने की बजाय दिमाग से देखना है। मतलब दिमाग से कैसे देखोगे? लीवर से। भाई लड़कियां मुझसे टेंशन में से कुछ दिमाग में तो नहीं तो कहां से देखें? तो देखो टेंशन की बात नहीं है, आप मन ही मन सोचो, मन ही मन सोचो कि देखो जो x का मान है वो श्रीधर आचार्य से निकालेंगे, और श्रीधर आचार्य होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इसको समझेंगे ना तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चला कि ये अंडर रूट है, यही कलेश है, यही वास्तविक काल्पनिक यही खेल कर रहा है। हमने कहा अंडर रूट में प्लस की संख्या आ गई, 0 से बड़ी है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान। अब बड़ी तो आ गई, उसमें यह भी है परिमेय और अपरिमेय। तो हमने देखा कि भाई परिमेय और अपरिमेय है, तो अगर पूर्ण वर्ग है तो अंडर रूट का मान आ जाएगा, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट का मान है नहीं, और पूर्ण वर्ग है तो परिमेय है, और अपूर्ण वर्ग है तो याद हो गया। ये नियम तब फैल हो जाता है, कब फैल हो जाता है? तब जब ये देखो, जब एबीसी है ना, ये अंडर रूट में आ जाएं। ये एबीसी परिमेय अपरिमेय नहीं होने चाहिए, सिर्फ संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय नहीं होने चाहिए। अगर अपरिमेय है तो हम किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि वास्तविक है या काल्पनिक। अब ये बताओ, ये क्या था? परिमेय है। क्या है? परिमेय। तो हम बता सकते थे अपरिमेय है, तो हम क्या कह सकते हैं? अपरिमेय। तो ये एक जगह लागू नहीं होता, तो इसको हम साथ में यहां ये भी लिखते हैं। ये जो चीज है ये है जब a, b, c अपरिमेय हो तो लागू नहीं होगी। ठीक है, वैसे इसलिए कह दिया कि सेकंड ग्रेड में बात आ चुकी है, तो हमें ध्यान होना चाहिए अंडर रूट है ना, तो ये नियम काम नहीं करेंगे। तब हम किसका मान निकालेंगे? x का, और मान देखेंगे कि वास्तविक है या काल्पनिक। ठीक है। अब दूसरा, यहां तक की बात समझ में आ गई ना? अब सुनो दूसरा पॉइंट,
डी का मान छोटा है 0 से, छोटा है मतलब माइनस का है, अंडर रूट में माइनस तो कैसे होंगे, काल्पनिक। तो हम क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व असमान, मूल काल्पनिक व असमान। ठीक है, इसमें और कोई सोचना ही नहीं है, अगर माइनस का आ गया तो मूल काल्पनिक व चौथा तीसरा है वैसे तो डी बराबर 0, अंडर रूट के अंदर 0 आ गया, 0 आ गया तो जोड़ने घटाने की जरूरत है क्या, तो मूल वास्तविक होंगे और समान। तो हम कहेंगे तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और यह भी तब काम नहीं करता जब आपका क्या हो, वास्तविक व समान तो हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत चिन्नी सी भी पक्का। ये एक बात बताऊं आपको, द्विघात में वैसे अपन बहुत सारी चीज कर रहे हैं, द्विघात का ग्राफ निरूपण कर लिया, द्विघात का मान निकालना कर लिया, द्विघात के मूलों की प्रकृति ये पता, ये जरूरी कैसे है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, तीसरा, ये पता कैसे, जैसे एक बात सुनना, मैं आपको दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5 बराबर 0 के मूल बराबर वह वास्तविक है, वास्तविक वह बराबर, तो k का मान ज्ञात को, तो आप तुरंत कहोगे कि k का मान मतलब d का मान क्या है 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0, और वो बराबर 0 रखेंगे k का मान आ जाएगा। तो ये प्रश्न पूछता है। अब देखो यहां तक अपने 10वीं की एनसीईआरटी पूरी हो जाती है इस पार्ट तक, इसमें भी अपन ने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हैं, उससे ज्यादा ही लिखा है। इसके बाद में आएगा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, उसी की सहायता से आएगा मूलों के व्युत्क्रमों का योग, जो कंपटीशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चला जाता है। तो मैं इसको नीचे करूं, लिख लोगे अभी या याद हो गया, तो लिखो, अरे पहले बोलूंगा वो लिखोगे, लिखो, नोट डाल के लिखो। मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर ब्रैकेट में लिखो कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, का मान ज्ञात करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। अब दोबारा मोटा मोटा बीच में लिख दो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बीच में लिखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख दिया। अब ये नोट कर दो, हाँ भाई यहां तक की बात समझ तो आ गई ना। मुझे ये बताओ, ये साथ ही साथ याद भी हो रहा कि नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं ना कि ये बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि घर पे याद ही नहीं हो रहा, और ऐसा तो नहीं है ना, पक्का। कोई समस्या, तो आज के मुख्य समाचार इसी के साथ क्या किए जाते हैं, समाप्त। आगे के समाचार कल, तब तक के लिए धन्यवाद।